Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear candidates. I am your mentor Mohammed Faizan, an ex-Air Force personnel from EduSmart, the best coaching academy. और आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह पाकिस्तान एयर फोर्स का 10 अगस्त 2026 में होने वाले टेस्ट को डिस्कस करेंगे। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह काफी ज्यादा कैंडिडेट्स गए टेस्ट देने के लिए, जीडीपी के लिए, सीएई के लिए, जो इसके अलाइड कोर्सेज हैं, अलग अलग सब कोर्सेज में तकरीबन हमारे स्टूडेंट्स गए। अभी तक सारे कैंडिडेट्स का रिजल्ट्स नहीं आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिन कैंडिडेट्स के भी रिजल्ट्स हमारे पास आए हैं वो पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इस वीडियो में हम इंशाल्लाह 80+ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फिजिक्स के हैं पहले, फिर इंग्लिश के होंगे, फिर मैथ्स, फिर वर्बल के होंगे। सो आपने अच्छे से इन क्वेश्चंस को देखना और गौर से क्वेश्चंस को सुनना है। ये क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकते हैं आपके पेपर में। अगर रिपीट ना भी हूं तो कम से कम आपको टेस्ट का पता चल जाएगा कि टेस्ट कैसा होता है। इसके अलावा अगर आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो, बेटा ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। 3200 आपसे फी में चार्ज करूंगा। 2 से 3 दिन के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स के इनिशियल टेस्ट की आपको तैयारी करनी। अगर आप करना चाहो ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट करो, अपनी फी पे करो और कोर्स को ज्वाइन। दैट्स इट। ठीक है। कोर्स में इंटेलिजेंस टेस्ट, एकेडमिक टेस्ट इंक्लूड होगा। बेटा हमारा जो पहला क्वेश्चन है फिजिक्स के हवाले से, व्हाट आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। मैं आपको मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के बारे में डिटेल से एक चीज बताता हूं, आपने याद रखनी है इन चीजों को। बेटा दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं। एक टाइप होती है पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की, एक टाइप होती है एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या करते हैं, सिलिकॉन की डोपिंग की जाती है विद ए ट्राईवेलेंट मटेरियल। ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी जैसे बोरॉन होता है, इसके साथ क्या की जाती है, डोपिंग की जाती है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं। अब जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं ना, इनमें जो मेजरली एटम्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, और पॉजिटिव चार्जेस को कहते हैं होल्स। तो अगर आपसे पूछा जाए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं, वो होल्स होते हैं। और पी टाइप्स में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आ जाओ दूसरी टाइप के ऊपर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो सिलिकॉन होता है ना, उसकी डोपिंग की जाती है पेंटावेलेंट मटेरियल के साथ, जैसे एंटीमनी के साथ। अब जब एंटीमनी के साथ डोपिंग होती है सिलिकॉन की, तो ये बन जाते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। इनमें मेजॉरिटी जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, होल्स। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इनमें से दो क्वेश्चंस पक्के पेपर में आ रहे हैं। कोई एक पेपर में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का पूछा जा रहा है, किसी में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। सो व्हाट आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, होल्स। और अगर पूछ लिया जाए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स पी टाइप सेमीकंडक्टर में कौन से हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एन टाइप सेमीकंडक्टर में कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स। और अगर आपसे पूछ लिया जाए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है, तो वो होल्स होंगे। सिंपली ये चारों चीजें मैंने आपको पढ़ा दी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट। रेडबर्ग कांस्टेंट की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कौन सी है जी, 1.097 10⁻⁷ पर मीटर। और याद रखें कभी कभी क्या पूछ लिया जाता है, रेडबर्ग कांस्टेंट का सिर्फ यूनिट भी पूछा जा सकता है, तो इसका यूनिट होगा पर मीटर। ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि रेडबर्ग जो कांस्टेंट है ये यूज किस लिए होता है। ये हाइड्रोजन एटम की स्पेक्ट्रल लाइंस या एमिशन स्पेक्ट्रम को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडबर्ग फार्मूला इज प्राइमरली यूज टू कैलकुलेट व्हाट। रेडबर्ग फार्मूला जो है वो प्राइमरली किस चीज को कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है,
तो ऑब्वियसली द ऑप्शन चार्ली इज द राइट वन, दैट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइंस, इनको कैलकुलेट करने के लिए रेडबर्ग फॉर्मूला यूज होता है। अब यहाँ पे एक टर्म है बड़ी इंपॉर्टेंट जो पिछली साल पेपर में पूछी जा रही थी, तो इस साल भी पूछी जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होती है? बोहर ने जब एक एटॉमिक अपना मॉडल दिया ना, उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मुख्तलिफ जो शेल्स होते हैं इनमें घूम रहे होते हैं फिक्स एनर्जी ऑर्बिटल्स में। और उसने ये भी कहा कि जब इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल से पहले शेल में जंप लगाता है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, और एनर्जी इसमें रिलीज होती है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। बड़ा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और ये काम किस में होता है? बाल्मर सीरीज में होता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का काम बाल्मर सीरीज में होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर हीट गेन्ड और लॉस व्हेन टेम्परेचर चेंजेस विदाउट अ फेज चेंज? हीट गेन या लॉस का टेम्परेचर फार्मूला हमने बताना है जब टेम्परेचर चेंज होता है फेज चेंज किए बगैर। सो द राइट ऑप्शन विल बी अल्फा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल टी, ये इसका फार्मूला है। और अगर इसका यूनिट पूछा जाए हीट का, तो वो बेसिकली जूल होता है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट जूल पर किलोग्राम पर केल्विन होता है। ये आपको दोनों यूनिट्स भी आने चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज पावर? एवरेज जो पावर होती है, पावर को क्या कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज बेसिकली कॉल्ड एज पावर, और इसका फार्मूला होता है W/T, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, और 1 वाट किसके बराबर होता है? 1 जूल पर सेकेंड के, 1 जूल/सेकेंड इसके बराबर होता है 1 वाट। ये भी आपने याद रखना है, पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर? इट इज ऑब्वियसली वाट। और 1 वाट किसके बराबर होता है? 1 वाट ये रिप्रेजेंट करता है कि 1 जूल ऑफ एनर्जी कितने पर सेकेंड में ट्रांसफर हो रही है, ये वाट कहलाता है जी। 1 वाट क्या है? 1 जूल एनर्जी का 1 सेकेंड में ट्रांसफर होना 1 वाट कहलाता है। और 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला F बराबर होता है मैस एरिया के। मैस की डायमेंशन m होती है, इसकी LT-2 होती है एक्सेलरेशन की, एरिया नहीं एक्सेलरेशन। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला हो गया वो MLT-2 हो गया, और इसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मोमेंटम। अब देखो मोमेंटम का बेसिकली क्या है? मैस और विलासिटी। मैस होता है m, विलासिटी की डायमेंशन होती है LT-1। तो मोमेंटम की जो डायमेंशन है वो MLT-1 हो गई, ये तो आपको आइडिया हो गया। अब याद रखने वाली चीज ये है कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये भी कि इसका जो एसआई यूनिट है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन के लीनियर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? लीनियर मोमेंटम का फार्मूला होता है मैस और वेलोसिटी का बेसिकली हासिले ज़रब जो है वो मोमेंटम के बराबर होता है। ये सिंपल सा फार्मूला है। और एक ये है इम्पल्स बराबर होती है चेंज इन मोमेंटम, P2 - P1 के इम्पल्स बराबर होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्वेश्चन है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी। एनर्जी की डायमेंशनल क्या है? तो वर्क और एनर्जी की, वर्क एनर्जी और हीट, इन सब का ऐसा यूनिट सेम होता है, और इन लेकिन इनकी डायमेंशन अलग अलग हो सकती है। नहीं, सेम ही है। ML2T-2, इन सब की जो डायमेंशन है वो यही है, सेम। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर W/T। W की पावर हमने पढ़ी है ऊपर ML2T-2, और नीचे आ गया T। इट मीन्स जब ये ऊपर जाएगा तो T की -3 हो जाएगा, ML2T-3 हो गया। ये इसकी डायमेंशन। बेटा डायमेंशंस पेपर में बड़ी पूछी गई हैं, ये याद रखिएगा, डायमेंशंस आपके पेपर में बहुत ज्यादा पूछी गई हैं। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर, P का क्या प्रेशर का फार्मूला होता है? फोर्स ओवर एरिया।
फोर्स का यूनिट होता है MA, एरिया, एरिया होता है MA मतलब MLT-2, एरिया का होता है L²। जब ये ऊपर जाएगा तो ये बेसिकली फार्मूला आपका बन जाएगा ML-1T-2। ये फार्मूला हमें बन जाएगा प्रेशर का। और प्रेशर का ऐसा ही यूनिट होता है पास्कल। पास्कल जो है ना वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर भी समझा जाता है। ये भी आपने याद रखना है। फिर उसके बाद एक और डायमेंशन पूछी गई है, दैट इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी डायमेंशन बेटा ये है, इसको आपने याद कर लेना है। ओके जी, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट वैसे भी आपके एक न्यूमेरिकल में भी यूज होता है। वो न्यूमेरिकल आता है डी ब्रॉगली की वेवलेंथ जब आपने मालूम करनी होती है ना, वहां पे 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये बेसिकली प्लैंक्स कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो ये होती है, और इसको सिंबल होती है एच। ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट रिलेट फोटॉन एनर्जी टू फ्रीक्वेंसी। ये देखो एनर्जी को फ्रीक्वेंसी से मिलाता है प्लैंक्स कांस्टेंट। फोटॉन की एनर्जी इंक्रीज होती है विद द फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो फोटॉन की एनर्जी भी रिलीज होगी, मतलब इंक्रीज होगी, मतलब इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में 3 × 10⁻38। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल कर सकती हैं थ्रू वैक्यूम, वो भी यही स्पीड है। इसका एक फार्मूला है V=F लैम्डा। इस फार्मूला का न्यूमेरिकल कभी कभी पेपर में पूछा जाता है, आज तो मैंने नहीं देखा लेकिन पूछा जा सकता है, सो आपको ये फार्मूला भी आइडिया होना चाहिए। उसके बाद है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। मैग्नीट्यूड ये है, ठीक है। वैसे क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है तो -1.602 है, लेकिन जब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो उसके साथ कोई सिंबल नहीं है। अच्छा, प्रोटॉन का अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो वो भी सेम यही होगा, ठीक है। अच्छा, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर पूछ लिया जाए तो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना होता है, और प्रोटॉन का मास अगर पूछा जाए तो वो इतना होगा। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से कहीं ज्यादा हैवी होते हैं, तकरीबन 1086 टाइम्स ज्यादा ग्रेटर होता है, आई थिंक सो, या 1836। हाँ, 1836 है। अच्छा जी, हाउ इज गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर। एमीटर क्या होता है। एमीटर उसको कहते हैं जो बेसिकली करंट मालूम करने वाली डिवाइस है। करंट को मैयर किस चीज के साथ किया जाता है जी, एमीटर से। वो कहते हैं गैल्वेनोमीटर को हम कैसे एमीटर में चेंज कर सकते हैं। उनके गैल्वेनोमीटर के साथ अगर हम लो रेजिस्टेंस लगा लें पैरेलली, तो ये मीटर में चेंज हो जाता है। ए लो शंट रेजिस्टेंस अगर पैरेलली जोड़ दी जाए विद गैल्वेनोमीटर तो वो एक्ट करेगा एज ए मीटर, ठीक है। एक जो आइडियल मीटर होता है इसकी रेजिस्टेंस बड़ी लो होती है, ठीक है, और ये सीरीज में जुड़ा होता है, सर्किट में सीरीज में जुड़ा होता है करंट को मेजर करने। व्हाट इज द, ये मैंने पेड कोर्स वालों को क्वेश्चन पढ़ाया था कि अगर आपने वो करना है एमीटर से करंट मेजर करना है तो आपको वो सीरीज में लगाना होगा सर्किट में, ठीक है। व्हाट इज द लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर। तो इस रेजिस्टेंस को शंट रेजिस्टेंस कहते हैं, और शंट रेजिस्टेंस इसलिए लगाई जाती है ताकि गैल्वेनोमीटर एमीटर में चेंज हो सके। अच्छा जी, अब हम अगर हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज करना चाहें तो क्या करेंगे। हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाएंगे। ऊपर क्या था, अगर गैल्वेनोमीटर को हमने चेंज करना था मीटर में तो हम लो रेजिस्टेंस को पैरेलली लगाते थे। इधर क्या है, गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्ट मीटर में चेंज करना है तो हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाएंगे, ठीक है। जो वोल्ट मीटर होता है ये हाई रेजिस्टेंस इसकी होती है, इसके अंदर रेजिस्टेंस हाई होती है, और ये सर्किट में जोड़ा जाता है पैरेलल। विच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन एन एटॉमिक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जी, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, इनको जमा करके मैस नंबर 1, ठीक है जी। और इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई रीजन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस, जो डिफरेंट शेल्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस पाए जाते हैं, घूमते रहते हैं।
अच्छा जी, एटॉमिक नंबर बेसिकली प्रोटॉन्स की जो तादाद है ना वो एटॉमिक नंबर कहलाती है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद मैस नंबर कहलाती है। ये याद रखने वाली चीजें हैं, आप इनको याद रखें। अच्छा, एक फोटॉन की एनर्जी कैसे दी जा सकती है? ये फार्मूला है जी, E इज इक्वल टू एच एफ, प्लैंक्स कांस्टेंट है एच, ऊपर हम इसकी वैल्यू पढ़ के आए हैं, उसको हम फ्रीक्वेंसी से जरूर दें तो हमें फोटॉन की एनर्जी मिल जाए। कौन सा पार्टिकल है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता? न्यूट्रॉन वो पार्टिकल है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहते हैं। ये याद रखें, जहां पे भी आ जाए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो वो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ही होगा। ये एक क्वेश्चन है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और तकरीबन मैंने ये हर बच्ची से सुना है और ये क्वेश्चन देखा है कि वो कहते हैं प्लेन मिरर से कैसी इमेज बनती है? प्लेन मिरर से वर्चुअल, इरेक्ट और सेम साइज की इमेज बनती है। ठीक है, कैसे? आप प्लेन मिरर क्या है, जो हम शीशा देखते हैं घर, ड्रेसिंग के सामने खड़े हूं तो आपके अपने साइज की ही इमेज बनेगी, सीधी इमेज बनेगी और वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, अपराइट इमेज। पावर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, इसका न्यूमेरिकल पेपर में पूछा गया बेटा। P इज इक्वल टू एफ वी कॉस थीटा, ये न्यूमेरिकल पूछा गया है। फोर्स दे देते हैं और आपको वेलोसिटी दे देते हैं, एंगल दे देते हैं, आपने मालूम करना होगा। पावर का ये फॉर्मूला यूज हो रहा है एक न्यूमेरिकल में। इसी तरह पहले जो पावर आती थी ना, वो एक यूनिट होता था V²/R। ये फार्मूला भी आपने याद रखना है। एक पावर का न्यूमेरिकल इस फार्मूला से भी हल होता है। इसमें वोल्टेज आपको दी जाती है, रेजिस्टेंस दी जाती है, पावर मालूम करनी है। एंगुलर एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट का डिपेंड करता है बेटा मैस पे, और न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। आफ्टर दैट हमारे पास है व्हाट इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैंने एक सिंपल सी आपको चीज बताई थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, याद रखने के लिए ये डेरिवेशन। मैंने कहा था हम जितनी हीट प्रोवाइड करते हैं ना बाहर से, कुछ हीट वर्क करने में इस्तेमाल हो जाती है और कुछ हीट इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में इस्तेमाल हो जाती है। ये बेसिकली डेरिवेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि ना तो एनर्जी बनती है ना एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है ये लॉ। ये याद रखना। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ कैपेसिटर? कैपेसिटर का मेन फंक्शन होता है चार्जेस को स्टोर करना। ठीक है, और कैपेसिटेंस का जो यूनिट है वो फेरेड होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर। अस्सलाम वालेकुम बेटा, जो भी क्वेश्चन है जल्दी पूछो क्योंकि मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ अभी। हाँ जी, 4800 कर दीजिएगा। August 25 तक इंशाल्लाह। नहीं बेटा, ये कम है। व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, मैं अभी लेक्चर दे रहा हूँ उसके बाद देखते हैं। ओके, सो बेटा ऊपर हमने जो देखा है, देखें, उन्होंने कहा अगर हम वेलोसिटी को डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। हमने वेलोसिटी को डबल कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो गई, फार्मूला आपके सामने था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू। 1 किलोवाट आवर बेसिकली 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ जूल के बराबर होता है, और 10⁶ हमें पता है मेगा के बराबर होता है। इसलिए हम इसे लिख सकते हैं
3.6 मेगा जॉल। एंड आफ्टर दैट हमारे पास है रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज। किलोवाट आवर यूनिट एनर्जी का है, पावर का नहीं है। किलोवाट आवर किस चीज का यूनिट है? एनर्जी का, पावर का ये यूनिट नहीं है। ओके जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु मेजर्ड द एलिमेंट्री चार्ज यूजिंग द ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो रॉबर्ट मिलीकॉन ने एलिमेंट्री चार्ज मालूम किया था बाय यूजिंग ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को यूज करते हुए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था और मेजर की थी इट्स चार्ज टू मैस रेशियो, चार्ज टू ई ओवर एम रेशियो जो है। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। पोलराइजेशन प्रोवाइड करती है कौन सी प्रॉपर्टी लाइट की? कि ये ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं इन नेचर। ये देखना, इंटरफेरेंस आ जाए, डायफ्रैक्शन आ जाए, ये बताती हैं कि लाइट वेव नेचर की हो। पोलराइजेशन आ जाए, ये बताती है कि लाइट ट्रांसवर्स इन नेचर होती है। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये भी पूछे गए हैं पेपर में कभी कभी। वेलोसिटी की डायमेंशन पता है आपको। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट बेटा क्या होता है? वेबर होता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ विच डिवाइस। प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स आपको पता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, वो किसकी वजह से होते हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स की वजह से होते हैं। और जो ट्रांसफार्मर होते हैं ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे चलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे ये चलते हैं। 1 वोल्ट, अभी कल मैंने वीडियो ये रिकॉर्ड की थी और मैंने आपको बोला था ये क्वेश्चन पेपर में आना है। लो आ गया क्वेश्चन। मैंने कहा था बेटा याद रख लो 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जॉल ओवर 1 कूलम। ये क्वेश्चन में, ये पेपर में क्वेश्चन आना ही आना है। आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी, जिन्होंने मेरे पास ये यूट्यूब पे तैयारी कर रहे हो, मैंने कल ही वीडियो अपलोड की थी फिजिक्स की। देख लो ये क्वेश्चन आ गया। ओके जी, अब हमारे पास फिजिक्स का पोर्शन खत्म हो गया। मैथ और इंटेलिजेंस का पोर्शन मिक्स है। जो सीएई के कैंडिडेट्स हैं वो भी मैथ बाद में करते हैं, पहले इंग्लिश कर लेते हैं, ताकि आप लोग जो इंग्लिश वाले हो वो पहले हो जाओ, जो जीडीपी वाले हो। एवं है ना, मैनू गाला कढ़ते रहो सर जी मैथ पढ़ान लग पे ने, क्योंकि मैथ का पोर्शन भी काफी बड़ा है। ओके, इंग्लिश एंड रीजनिंग। शी इज इंटरेस्टेड इन, याद रखें इंटरेस्टेड के साथ हमेशा इन प्रेपोजिशन आएगी, गुड के साथ एट आएगी, बैड के साथ भी हमेशा एट प्रेपोजिशन आएगी, अफ्रेड ऑफ, प्राउड ऑफ, रिस्पॉन्सिबल फॉर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस हैं, ये प्रेपोजिशंस 4-5 याद रखना। विच वर्ड इज नॉर्मली यूज्ड विद द ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जब हमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम दे दी जाए तो कौन सा वर्ड यूज करते हैं हम? फॉर। जैसे हम लाइक ही इज लिविंग डैश 4 इयर्स। ड्यूरेशन हमें दे दी, हम यहां पे यूज करेंगे फॉर का। और अगर आता इधर ही इज लिविंग डैश 2009, मतलब वो यहां पे 2009 से रह रहा है, तो हम इधर सिंस का यूज करेंगे। जहां पे हमें स्टार्टिंग की डेट दे दी जाएगी, ईयर दे दिया जाएगा, तो हम सिंस का यूज करेंगे। जहां पे हमें ड्यूरेशन दे दिया जाए वहां पे हम फार का यूज करेंगे। ये याद रखिए, ये याद रखिएगा, पेपर में पूछा जाएगा आपको। विच वर्ड नॉर्मली, सिंस का मैंने पढ़ा। शी इज मैरिड टू अ डॉक्टर, इंगेज्ड टू, मैरिड टू, सिमिलर टू, इनके साथ टू प्रेपोजिशन आता है। ओके जी। डैश सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस स्पेसिफिक चीज है, अकेली चीज है। द अर्थ, द मून, द सन। सो सन के साथ, मून के साथ, अर्थ के साथ, जो और सियारे हैं प्लूटो, मरकरी, उनके साथ द आर्टिकल यूज होता है। ठीक है। ओके, बूट इज टू फुट, बूट हम फुट पे पहनते हैं, तो ग्लव्स हम अपने हैंड्स में पहनते हैं, सिंपल सा रिलेशन है। ठीक है। फिश इज टू ओशियन, फिश ओशियन में रहती है, मछली समंदर में रहती है। तो कैमल कहाँ पे रहता है? डेजर्ट में, सेहरा में नहीं रहते। इसी तरह बर्ड अगर स्काई में रहता है
तो फिश वाटर में रहती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ द फर्स्ट डे ऑफ अ मंथ इज मंडे, किसी भी महीने का पहला दिन मंडे है, ऑन व्हाट डेट विल बी द थर्ड फ्राइडे फॉल, थर्ड फ्राइडे कब फॉल करेगा? पहला दिन बेटा मंडे है तो पांचवा दिन फ्राइडे होगा, पांचवा दिन फ्राइडे है तो 7 दिन के बाद दूसरा फ्राइडे होगा यानी 12 को, और फिर अगले 7 दिन के बाद यानी 19 को फ्राइडे होगा। याद रख लेंगे। करेक्ट स्पेलिंग आपने बताने थे एम्बेरस के, चार्ली वन इज द राइट वन। इसी तरह अकोमोडेट का भी पेपर में कभी कभी पूछा जाता है, सेपरेट का पूछा जाता है, नेसेसरी के, अक्रेंस के और प्रिविलेज के भी पूछे जाते हैं। ये आपको करेक्ट स्पेलिंग्स आने चाहिए। वी आर अकाउंटेबल टू गॉड, हम अल्लाह ताला को अकाउंटेबल हैं, अकाउंटेबल के साथ प्रेपोजिशन आती है टू। ही इज फेमस फॉर हिज ऑनेस्टी, फेमस फॉर हिज ऑनेस्टी। अब देखो, फेमस फॉर, नाउन फॉर, रिस्पॉन्सिबल, ये तीनों के तीनों फॉर इनके साथ यूज होती है प्रेपोजिशन। ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, चूज द सिनोनिम ऑफ एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब होता है मुनासिब, एनफ, सुफिशिएंट भी आ सकता है, सफिशिएंट, एनफ, सेटिस्फैक्टरी भी इसका सिनोनिम आ सकता है। सिनोनिम का मतलब होता है सेम मीनिंग बताना। फिर आपके पास सिनोनिम एक आ रहा है जी, प्रीक्योरियस, इसका आंसर है जी पेरिलियस। अब इसका रिस्की भी हो सकता है सिनोनिम, डेंजरस भी हो सकता है, इनसिक्योर भी हो सकता है, अनस्टेबल भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द ऑप्शंस। अच्छा जी, बनानाज आर सेलिंग एट 250 पर डजन, बिल्कुल सेम बेटा, सेम यही प्रेपोजिशन मैंने वन लाइनर पीडीएफ में दी थी। अगर पेड स्टूडेंट्स ने वन लाइनर पीडीएफ पढ़ा होगा तो ये सेम प्रेपोजिशन पेपर में है, इसी तरह की, उधर भी 250 पर डजन ही होगा, देख लेना। ओके जी, द वुमेन डैश वी स्पोक टू इज वन डैश सन स्टडीज अब्रॉड। अब पेपर में बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू ये कि आपको ये बताना होता है कि हुज कहाँ पे आएगा, हुम कहाँ पे आएगा, हु कहाँ पे आता है। तो याद रखें, हुज वहां पे आता है जहां हमने पोजेशन शो करनी हो, मलकियत शो करनी हो। द कार, द बॉय हुज कार इज रेड, जिसकी कार रेड है, तो उसके लिए हमने हुज यूज किया। हुम हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट के लिए, और हु हम यूज करते हैं सब्जेक्ट के लिए। द वोमेन हुम वी स्पीक, ऑब्जेक्ट क्या है? वुमेन, जिससे हमने बात की, हम सब्जेक्ट हैं। बात हमने की किसके साथ की? ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ हमने होम का यूज कर दिया। होम वी स्पोक टू इज वन डैश सन स्टडीज अब्रॉड। अब देखो, सन किसका है? इसका, तो हम यहां पे क्या लगाएंगे? हुज लगाएंगे, पोजेशन शो करेंगे। आई हैव नॉट मेट हिम सिंस मंडे, देखो स्टार्टिंग दे दी है ना, स्टार्टिंग दे दिया। अगर तो आता डैश 2 वीक्स ड्यूरेशन देते तो फिर हम फार का यूज करते। अब उन्होंने स्टार्टिंग दी है तो हमने मंडे लिख दिया। ठीक है। ओके, अब हम मैथ्स के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, उसमें भी कुछ वर्बल की एबिलिटी के क्वेश्चंस हैं। जो मैथ का सेक्शन होता है ना वर्बल का, वो उधर भी रिपीट होता है। अच्छा जी, वेट कर लो, वेट कर लो, ये मैथ का क्वेश्चन है। कंप्लीट द सीरीज 2, 4, 6, 10, 16। आप देखें ये कितनी प्यारी सीरीज है, 2, 4, 6, 10, 16। नेक्स्ट क्या आएगा देखो, 2 जमा 2 4, 4 जमा 2 6, 6 जमा 4 10, 10 जमा 6 16। अब 16 में हम कितने जमा करेंगे? सर जी नहीं, ऐसे नहीं ये हो रहा। ये बेसिकली सीरीज है, इस सीरीज को हम कहते हैं फेबियोनिक सीरीज। फेबियोनिक सीरीज में क्या होता है, पहले दो को जमा करके अगला हमें मिलता है। देखना, 2 जमा 4
6, 6 × 4 10, 10 × 6 16, तो 16 × 10 26। इसको हम कहते हैं फैबियोंसी सीरीज, फैबियोंसी सीरीज। तो इस सीरीज को बेटा याद रखना, पेपर में आ सकती है आपको। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस की एक सीरीज है, द इंपॉर्टेंट वन। 34, 24, 16, 10, 6। नेक्स्ट क्या आएगा देखो, 34 में से 10 निकाले तो 24 आए, 24 में से 8 निकाले तो 16 आया, 16 में से 6 निकाले तो 10, 10 में से 4 निकाले तो 6। अब 6 में से 2 निकालेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 4। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक फॉर्म है, आई थिंक सो बीटा राइट ऑप्शन, क्योंकि इसकी डिग्री 2 होती है। ठीक है। और अगर डिस्क्रिमिनेंट पूछा जाए तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है b² - 4ac। याद रखना, ये पूछ लिया जाता है कभी भी डिस्क्रिमिनेंट। व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -8? एडिटिव इनवर्स मतलब -8 है तो +8 एडिटिव इनवर्स। अगर आपसे वो पूछते मल्टीप्लीकेटिव मल्टीप्लीकेटिव +8 का, तो 8 का मल्टीप्लीकेटिव वो होता है इनवर्स 1/8। ठीक है। x+7 में 0 मालूम करो, x+7 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -7। ये वर्बल में आया क्वेश्चन। What determines the degree of polynomial highest exponent of variable with a non-zero coefficient describes the degree of a polynomial? जैसे ये है डिग्री ऑफ 5x+4। कोई भी आप इक्वेशन ले लो, मैं कहता हूं x की 8 प्लस 9x² प्लस x+7। तो इसकी जो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है, वो ये है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, जो पहले पहले के साथ x की जो सबसे बड़ी पावर है वही डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हैविंग 1 रो एंड 2 कॉलम्स? एक है जी 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 × 2 या 1 2। अच्छा जी, 3/4 का एक मैट्रिक्स है, उसमें कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं? एक 3/4 का मतलब है कि 3 वो होंगी रोज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 एलिमेंट्स आ सकते। इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट लाई? देखो अब क्वाड्रेंट पहले पढ़ो। देर आर 4 क्वाड्रेंट्स, मैंने ये पढ़ाया था। सीएई वालों, पेड ग्रुप वालों, मैंने पढ़ाया था। क्वाड्रेंट होते हैं बेटा 4। ये होता है एक्स, ये होता है -x, ये होता है वाई, ये होता है माइनस। पहले क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं एक्स वाई, दूसरे में -x और y, तीसरे में -x और -y, चौथे में x पॉजिटिव का और -y। तो अब हमारे पास दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। अच्छा जी, देर आर 500 स्टूडेंट्स, 500 स्टूडेंट्स हैं। मैं कहता हूं ठीक है जी, टोटल स्टूडेंट्स हैं 500, 500 टोटल स्टूडेंट्स हैं। अच्छा जी, इन 500 स्टूडेंट्स में 360 आर बॉयज। बॉयज कितने हैं जी? 360 बॉयज। तो गर्ल्स कितनी होंगी? 500 में से 360 बॉयज हैं, तो ऑब्वियसली गर्ल्स 140 होंगी। अब उन्होंने कहा परसेंटेज ऑफ गर्ल्स मालूम करो, तो आप कैसे करोगे? आप चुप करके 140, सो नीचे यार 140 ऊपर रखोगे, जिस चीज की परसेंटेज मालूम करनी हो उसको ऊपर रखते हैं, डिवाइड करते हैं विद टोटल, जरब करते हैं 100 के साथ, इसको सिंप्लीफाई करो, 28% आपका जवाब आ जाएगा। ये पेपर में बड़ी दफा क्वेश्चन पूछा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज 1/4 ऑफ 1/10 ऑफ 120? बेटा 1/4 होता है 1/4, 1/10 होता है 1/10, 120 होता है 120, 4 1 बार 4, 4 3 बार 12। राइट ऑप्शन 3। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 20, इफ वन इज 12 देन अदर इज। लो जी, सम 20 है, एक 12 है तो दूसरा 8 होगा। मैं क्या बताऊं इस क्वेश्चन का?
व्हाट इज द रेंज ऑफ सीकेंट थीटा, मैंने पढ़ाई थी सीकेंट थीटा की रेंज क्या होगी, ये आपके साथ कॉसिकेंट थीटा की रेंज आपके साथ याद रखें। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एच के एंड रेडियस आर, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। पेड कोर्स वालों, मैंने आपको एक इक्वेशन ये पढ़ाई थी, एक कहा था अगर सेंटर ओरिजिन हो तो फिर इक्वेशन क्या होगी, फिर होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी इक्वेशन, याद रखें। ओरिजिन के साथ ये होगी, अगर ओरिजिन एच और के है सेंटर पॉइंट, तो फिर इक्वेशन ये होगी सर्कल की। और सर्कल की सेंट्रिसिटी कितनी होती है, कमेंट बॉक्स में बताओ। फिर मैंने आपको इंटीग्रेशन के रूल पढ़ाए थे, अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1x आपसे पूछा जाए तो ये बराबर होता है log x के, log x प्लस सी। ठीक है, अब आ गई हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 7 sin x। तो आपने पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स किसके बराबर होता है, माइनस कॉस एक्स के, ये आपने पढ़ा था। तो अब क्योंकि 7 है, 7 बाहर आया था, -7 cos x आ गया। और अगर cos x की इंटीग्रेशन आएगी वो जस्ट साइन एक्स के बराबर होगी। नेक्स्ट हमारे पास इंटीग्रेशन है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 3x की, अलग अलग कर लो, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन अलग से होगी, इंटीग्रेशन ऑफ 3x अलग से होगी। ये आ जाएगा एक्स क्यूब, पावर नीचे आ जाएगी, ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा। सो ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगी इसकी, प्लस सी लिखना ही है। इसी तरह ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की n है, यानी पावर में एक जमा ऊपर करोगे और जो पावर है वो नीचे आप ले आओगे, यही सिंपली होता है हमारा फंडा। फिर आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स। ई एक्स की बेटा इंटीग्रेशन क्या है, ई एक्स लॉग ऑफ ई होती है, ओवर सॉरी ई एक्स ओवर लॉग ऑफ ई। तो ये देख लीजिएगा क्योंकि लॉग ई 1 के बराबर होता है, दैट इज वाई ई एक्स ही इसका जवाब। हाउ मेनी इक्वल साइड्स डज ए स्केलियन ट्राइंगल हैव, स्केलियन ट्राइंगल की कितनी इक्वल साइड्स होती हैं, कोई भी नहीं। अब इक्विलिटरल में तीनों साइड्स बराबर होती हैं, आइसोसेल्स में 2 बराबर होती हैं, स्केलन में कोई भी साइड बराबर नहीं होती। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके पेपर में बेटा पूछे गए हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद है आपको सारा एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा, आपने सारा एक्सपीरियंस देखा होगा। अगर बेटा हमारी क्लासेस ज्वाइन करनी है तो 0306 68 92 208 हमारा नंबर है। ज्वाइन कर लो क्लासेस, विद इन 2 और 3 डेज आपकी प्रिपरेशन करवा दो, बात खत्म हुई। दैट्स इट, अस्सलाम वालेकुम।